नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि भारत तालाबंदी के फैसले तक कैसे पहुंचा, किस एक्सपर्ट कमेटी ने यह सुझाव दिया और उसने 24 मार्च का ही समय क्यों चुना, जबकि उसके पहले दुनिया के कई देशों में तालाबंदी हो चुकी थी। इस एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य कौन थे, इनकी प्रधानमंत्री के साथ कब बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि WHO ने तालाबंदी जैसा सुझाव दिया, जबकि WHO ने कभी ऐसा सुझाव नहीं दिया है कि तालाबंदी करनी चाहिए। आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। WHO ने 30 जनवरी 2020 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया और WHO की चेतावनी की शब्दावली में यही सबसे बड़ी चेतावनी थी। 11 मार्च का हवाला दिया जाता है कि उस दिन पैंडेमिक का ऐलान हुआ था, लेकिन यह चेतावनी नहीं थी। 11 मार्च को केवल इसे पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी का दर्जा दिया गया था, मगर असली और सबसे बड़ी चेतावनी WHO ने 30 जनवरी 2020 को ही पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के रूप में जारी कर दिया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा चुकी थी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR की व्यवस्था में यही सबसे बड़ी चेतावनी है, खतरे की घंटी है। इस IHR को भारत सहित सभी देशों ने माना है। आप WHO के दिशा निर्देश को जाकर पढ़ सकते हैं। WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। उन्होंने सारे मेजर्स बताए थे, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे ये डायग्नोसिस, डिटेक्शन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट्स का क्वारंटीन, तो यही सारे जो मेजर्स थे। पर कई देशों ने इससे भी ज्यादा कठोर तरह के मेजर्स यूज किए, लॉकडाउन वगैरह कई देशों में हम देख रहे हैं। तो आपने सुना कि WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं की। जब WHO ने पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चेतावनी 30 जनवरी 2020 को ही जारी कर दी और 30 जनवरी 2020 को ही भारत के केरल में कोरोना वायरस का पहला मामला आ गया था, उसके 17वें दिन बाद कोरोना की चिंता छोड़कर भारत अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में ट्रंप के स्वागत के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, जो ट्रंप जाते ही अमेरिका का चुनाव हार गए। क्या उस वक्त यही हमारी गंभीरता थी? 24-25 फरवरी को ट्रंप का अहमदाबाद में स्वागत होता है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहमदाबाद में स्वागत करते हैं और स्टेडियम में ट्रंप की सभा होती है। उस समय विपक्ष से लेकर स्वास्थ्य के जानकार सवाल करने लगते हैं कि कोरोना के समय इतनी बड़ी रैली ठीक नहीं है, संक्रमण फैल सकता है। 26 फरवरी तक भारत में कोरोना के 3 मामले आ चुके थे और अमेरिका में 53। गुजरात के सूरत में पहला केस 20 मार्च 2020 को आता है। इस आयोजन के बारे में सरकार ने संसद में जवाब दिया कि ट्रंप के साथ जो विशाल प्रतिनिधिमंडल आया था उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई, क्योंकि तब तक विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए अनिवार्य टेस्टिंग नहीं हो रही थी। स्क्रीनिंग की शुरुआत भारत में 4 मार्च से होती है। एक ऐतिहासिक घटना। इस दौरान राज्यों में महामारी के केस मिलने लगे। राज्यों को लगा कि इससे निपटने की जवाबदारी उनकी है। इससे घबराहट बढ़ी, वे केंद्र की तरफ देख रहे थे। लेकिन 13 मार्च 2020 को स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल बयान देते हैं कि भारत में हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है, जबकि 30 जनवरी को ही केरल में कोरोना का पहला केस सामने आ चुका था। सोलह मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच कई राज्यों में तालाबंदी का ऐलान होने लगता है। दिल्ली में 31 मार्च तक के लिए तालाबंदी होती है। पंजाब, केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तालाबंदी होती है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में होती है। छत्तीसगढ़ के कुछ शहरी इलाकों में होती है। गोवा में 25 मार्च तक के लिए आंशिक तालाबंदी होती है। राजस्थान में 21 से 31 मार्च तक के लिए, ओडिशा के 5 जिलों में 22 से 29 मार्च तक के लिए तालाबंदी का ऐलान हो जाता है। इन फैसलों से पता चलता है कि मार्च 2020 के आखिरी हिस्से तक महामारी का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे थे। कुछ जगहों पर आंशिक तालाबंदी की गई, जो उस समय के हिसाब से व्यवहारिक कदम कहे जा सकते हैं, लेकिन
पूरे राज्य में बंद करने का फैसला किस आधार पर लिया जा रहा था? क्या केंद्र सरकार इस बात को लेकर राज्यों से कोई संवाद कर रही थी? राज्यों में हो रही तालाबंदी को लेकर केंद्र सरकार की उस वक्त क्या राय थी? साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च 2020 की रात प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग जाता है। महामारी से निपटने के मामले में राज्यों के अधिकार अब केंद्र के पास चले जाते हैं। राज्यों को वही करना पड़ता है जो केंद्र की तरफ से कहा जाता है, इसलिए ज्यादा जवाबदारी केंद्र की बनती है। प्रधानमंत्री ने 24 मार्च के अपने ऐलान में एक्सपर्ट की राय का हवाला दिया, लेकिन नहीं बताया कि ये एक्सपर्ट कौन थे, किस कमेटी के थे। जब यही सवाल सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में सरकार से पूछा तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक्सपर्ट की राय का हवाला दिया, लेकिन तब भी नहीं बताया कि ये एक्सपर्ट कौन थे, किस कमेटी के थे और इनकी बैठक कब हुई थी। एक्सपर्ट की इस कमेटी ने उस वक्त क्या कहा था जब राज्य एक के बाद एक तालाबंदी की तरफ बढ़ रहे थे। इस तरह 24 मार्च की रात प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और 21 दिनों की तालाबंदी का ऐलान कर जाते हैं, जिसे बढ़ाते बढ़ाते 31 मई तक कर दिया जाता है। इस सवाल को लेकर कई लोग आज तक खोजबीन कर रहे हैं कि वो एक्सपर्ट कमेटी किसकी थी, उसमें कौन थे और कब और किस आधार पर तालाबंदी का फैसला किया गया। 29 मार्च 2021 की बीबीसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यह पता लगाने के लिए कि तालाबंदी के फैसले पर पहुंचने के पहले किन किन विभागों से सलाह मशविरा किया गया, बीबीसी ने भारत सरकार के अलग अलग विभागों में 240 आरटीआई दायर किए। बीबीसी ने लिखा है कि आरटीआई से मिले जवाबों के आधार पर इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि किसी विभाग या एक्सपर्ट से तालाबंदी के पहले राय ली गई थी। दिल्ली, असम, तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने और कुछ राज्यों के राज्यपालों की तरफ से जवाब दिया गया कि तालाबंदी से पहले किसी सलाह मशविरा होने का उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने भी कोई साक्ष्य नहीं दिया बीबीसी को कि तालाबंदी से पहले प्रधानमंत्री की उनके साथ कोई बैठक हुई थी, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तालाबंदी का सुझाव डब्ल्यूएचओ ने दिया। आपने देखा और सुना, डब्ल्यूएचओ ने यह सुझाव कभी नहीं दिया। भारत के किस एक्सपर्ट समूह ने यह राय दी, इसकी जानकारी सरकार ने सांसद मनीष तिवारी को नहीं दी। और ना ही तालाबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री ने एक्सपर्ट कमेटी का नाम लिया, केवल कहा एक्सपर्ट की राय है। यह सवाल पत्रकारों को आज भी परेशान कर रहा है। तालाबंदी ने देश को कोरोना से ज्यादा बर्बाद कर दिया। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए। क्या यह सवाल अहम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी तालाबंदी तक किस तरह पहुंचे? गोइंग वायरल, मेकिंग ऑफ कोवैक्सिन, द इनसाइड स्टोरी, इस किताब के लेखक हैं आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव। डॉक्टर भार्गव इस किताब के पेज नंबर 7 पर लिखते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में टॉप लीडरशिप के साथ आईसीएमआर की पहली बैठक प्रस्तावित थी। हमसे सफेद कागज पर सुझाव देने के लिए कहा गया था। हमने केवल 2 पंक्तियां लिखी, तालाबंदी करें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दें। यह पैराग्राफ बहुत खतरनाक है, आप दर्शक इसे समझिए।
इससे पता चलता है कि भारत जैसे विशाल देश को तालाबंदी में झोंकने के लिए किस तरह से सुझाव मांगा जाता है और किस तरह से फैसला लिया जाता है। आप इससे कुछ भी नहीं जानते हैं। राज्यों में क्यों तालाबंदी हो रही है, सही है या गलत है? जब वो तालाबंदी कर रहे हैं तब केंद्र को देश भर में तालाबंदी करने की क्या जरूरत है, सही है या गलत है? WHO ने तालाबंदी की राय नहीं दी है, लेकिन ICMR ने तालाबंदी का सुझाव क्यों दिया है? क्या यह सब बताने लिखने की जरूरत उस सफेद कागज में नहीं थी? किताब के पहले चैप्टर के इस प्रसंग से तालाबंदी के फैसले का रहस्य और गहरा हो जाता है। ICMR के चीफ लिखते हैं कि टॉप लीडरशिप के साथ बैठक थी। टॉप लीडरशिप प्रधानमंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसका जिक्र नहीं है। टॉप लीडरशिप का नाम लिखने में उन्हें क्या परेशानी थी? क्या यह इतनी बड़ी बात है? क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है कि कोरोना को लेकर, कोवैक्सीन को लेकर ICMR मेडिकल मामलों में टॉप संस्था मानी जाती है और यह केवल एक लाइन में सलाह देती है कि तालाबंदी करें? क्या इस तरह से पर्ची बढ़ाकर इतने बड़े फैसले के बारे में राय दी जाती है और ली जाती है? यह हमारी संस्थाओं की हालत हो गई है। डॉक्टर भार्गव साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं कि किस तारीख और कहां पर इस टॉप लीडरशिप के साथ बैठक हुई और इसका नाम क्या था? इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बताएंगे कि जब मार्च के पहले सप्ताह में ICMR ने सफेद कागज पर एक लाइन का सुझाव दिया कि तालाबंदी कीजिए, तब उन्होंने तालाबंदी करने में 24 मार्च तक का वक्त क्यों लगा दिया? क्या उन्होंने ICMR के इस एक लाइन के सुझाव पर दोबारा कुछ पूछा या पूछना जरूरी ही नहीं समझा गया? जनरल टाइमलाइन है कि मार्च के पहले सप्ताह में बैठक प्रस्तावित थी। डेट नहीं लिखा है ICMR के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने अपनी किताब में। उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी। सोचिए, ICMR के प्रमुख कोवैक्सीन के बनने की कहानी पर एक किताब लिखते हैं। शुरू के 13 पन्नों में तालाबंदी की बात कर रहे हैं। हमें यह सवाल परेशान करने लगा है कि डॉक्टर भार्गव ने टॉप लीडरशिप की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं लिया है। हमने किंडल पर प्राइम मिनिस्टर और उनके नाम के साथ सर्च किया। एक बार जिक्र मिला कि प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों पर भरोसा था कि भारत वैक्सीन सुपर पावर बनेगा और उन्होंने वैज्ञानिकों की राय सुनी। और एक तस्वीर है और उसमें जिक्र है जब प्रधानमंत्री कोवैक्सीन लेने गए थे। तालाबंदी अगर इतना बड़ा फैसला था तो उस संदर्भ में डॉक्टर भार्गव अपनी बैठक और टॉप लीडरशिप के बारे में 3-4 लाइन लिखते हैं और वो भी स्पष्ट नहीं। डॉक्टर भार्गव यह भी लिखते हैं कि तालाबंदी के बाद एम्पावर्ड ग्रुप का गठन होता है। इससे पता चलता है कि मार्च के पहले सप्ताह में ICMR से सलाह लेने के बाद सरकार कितना काम कर रही थी। तालाबंदी के बाद एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया जाता है, उसके पहले नहीं। बहुत गंभीर कार्यक्रम है, इसलिए सांस रोककर देखिए। हम यहां पर रुककर आपको कुछ और याद दिलाना चाहते हैं। आपको याद होगा 25 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आते हैं और बूस्टर डोज का ऐलान कर देते हैं। उस समय अमेरिका में नवंबर महीने में बूस्टर डोज दिया जाने लगा था। बांग्लादेश ने बूस्टर डोज शुरू कर दिया था। इजराइल में जो जुलाई के महीने से बूस्टर डोज दिया जाने लगा था। खुद लोकसभा में 10 दिसंबर को भारत सरकार ने जवाब दिया है कि दुनिया के 60 देशों में बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। भारत ने 25 दिसंबर को बूस्टर डोज का ऐलान किया, यहां भी देरी से किया, लेकिन प्रधानमंत्री के ऐलान के करीब 30 दिन पहले 22 नवंबर तक ICMR के चीफ बलराम भार्गव बयान देते हैं कि बूस्टर डोज को लेकर कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। 23 नवंबर 2021 को डॉक्टर बलराम भार्गव की किताब के लॉन्च के समय एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी कहते हैं कि बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, तीसरी लहर आएगी ही नहीं। 30 दिन के बाद प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को ऐलान करते हैं बूस्टर डोज लगेगा। तब भी सवाल उठा था कि क्या इसके लिए वैक्सीन कमेटी से राय ली गई है। कब राय ली गई थी? वैक्सीन कमेटी ने कब मंजूरी दी? बलराम भार्गव के उस बयान का क्या हुआ कि बूस्टर डोज को लेकर कोई ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। इन सब सवालों से कोरोना की तैयारी को देखिएगा तो समझ पाइएगा कि आपके अपनों को क्यों इलाज के बगैर दम तोड़ देना पड़ा।
कम से कम उनके प्रति तो आपकी श्रद्धा होगी ही। मार्च 2021 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हर टीका सभी को लगाया जाए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा था कि क्या सभी को टीका देने पर सरकार विचार कर रही है। Every vaccine doesn't require universal immunization. That's number one. And all these priority groups that have been, you see, set up, like first you decided that you will give it to health workers, then the frontline workers. Now we are giving it to people above 60 or those with comorbidities between 45 and 59. Tomorrow this will further expand. These are all based on opinion of the experts. That's number one. And of the experts, not only in India, but there are guidelines which have been given by the World Health Organization also. एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट कौन है, किस कमेटी के हैं, कोई नाम नहीं। अजीब बात है, एक्सपर्ट में आईसीएमआर का नाम नहीं लिया जाता है सरकार की तरफ से, और आईसीएमआर टॉप लीडरशिप का नाम नहीं ले रही है। आप इस एपिसोड को दोबारा जाकर यूट्यूब में देखिएगा कि आपके साथ क्या हुआ था, तब ठीक से समझ पाएंगे। आपने सुना कि मार्च 2021 तक डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि सबको टीका देने की जरूरत नहीं। उसी तरह से इससे एक साल पहले 13 मार्च 2020 तक लव अग्रवाल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बयान देते रहे कि भारत में इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक देश है वियतनाम, जिसके बारे में हमने 2020 के साल में प्राइम टाइम में बताया था। 1 फरवरी को वियतनाम ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। उस समय इस देश ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन का खूब प्रचार किया। काफी लंबे समय के बाद यानी 1 अप्रैल को आंशिक तालाबंदी की, केवल 22 अप्रैल तक के लिए। इसी तरह ताइवान और न्यूजीलैंड वैज्ञानिकों की कमेटी की सलाह पर फैसला करता है। ताइवान में प्रधानमंत्री ऐलान नहीं करते हैं, राष्ट्रपति ऐलान नहीं करते हैं, बल्कि नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर फैसले लेता है। इसी तरह फैसले लेने की व्यवस्था न्यूजीलैंड में बनाई जाती है। जर्मनी में भी राष्ट्रीय स्तर पर तालाबंदी नहीं होती है, कुछ राज्यों में तालाबंदी की जाती है। बेशक उस समय कई देश तालाबंदी कर रहे थे जैसे न्यूजीलैंड, लेकिन कई ऐसे देश थे जो बगैर तालाबंदी के या आंशिक तालाबंदी के बेहतर नतीजे हासिल कर रहे थे। एक और देश है आइसलैंड, जिसने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए कोरोना को काबू किया। आइसलैंड ने तालाबंदी नहीं की। दक्षिण कोरिया ने तालाबंदी नहीं की। तो क्या भारत ने तालाबंदी के फैसले को लेकर जल्दबाजी की? प्रधानमंत्री को उस एक्सपर्ट से पूछना चाहिए जिसने ये राय दी, और उससे तो जरूर पूछना चाहिए जिसने सफेद कागज पर भारत के प्रधानमंत्री को या टॉप लीडरशिप को एक लाइन में राय दी। एक लाइन में। भारत की जनता को आज तक नहीं पता कि यह तालाबंदी का फैसला किस आधार पर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी पलायन के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। बहस कांग्रेस बनाम बीजेपी की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन जिस फैसले से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, उनके बच्चों के नाम स्कूलों से कट गए, उस फैसले के बारे में आप आज भी नहीं जानते कि किसके कहने पे, किसके साथ बैठकर यह फैसला लिया गया। देश को 21 दिनों की तालाबंदी में झोंक दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कांग्रेस को पलायन के लिए जिम्मेदार बता दिया, लेकिन पलायन तो पूरे देश में हुआ। उस समय मजदूरों का पलायन मुंबई और दिल्ली से केवल बिहार और यूपी के लिए नहीं हुआ था, बल्कि मुंबई में रहने वाले कामगार महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में अपने गांव घरों की तरफ भी पलायन करने लगे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने लगे। मध्य प्रदेश के भीतर भी एक जिले से दूसरे जिले की तरफ मजदूरों का पलायन होने लगा। उसी तरह यूपी के भीतर भी पलायन हुआ। 24 मार्च को तालाबंदी हुई थी। 25 मार्च की सुबह हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने इन 15-20 मजदूरों को पैदल चलते देखा। पिछली रात से पैदल चलते चलते इनके पांव थक गए थे और किसी तरह ये खुद को घसीट रहे थे। 24 मार्च की शाम जब तालाबंदी का ऐलान हुआ, उसके बाद से उन्नाव से लखनऊ के लिए पैदल चलने लगे। 25 मार्च की सुबह तक ये मजदूर 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लखनऊ पहुंचे और अब 70-80 किलोमीटर और आगे पैदल चलते हुए जा रहे थे बाराबंकी। जब आलोक पांडे ने पूछा कि आप उन्नाव क्यों नहीं रुक गए, तो जवाब मिला, फैक्ट्री वाले ने निकाल दिया है। क्या करते हैं आप बाबा? साहब जो है मंजूरी करते हैं।
तो ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं पैदल? वो बाराबंकी ले जाएंगे। 40 किलोमीटर कैसे चले जाइएगा? फिर कोई तरह मजबूरी है साहब। क्यों, कोई साधन नहीं है जाने का? ना साहब कुछ नहीं है। तो जैसे मोदी जी ने कहा है कि यहीं रुके रहिए आप लोग, गांव मत जाइए, 20 दिन आपका चल जाएगा, आपको सरकार मदद करेगी। साहब कहूँ रुकने के ठौर नहीं तो कहाँ रुके? अभी कहाँ रहते हैं आप लोग? वो हम बाराबंकी रहते हैं साहब। नहीं, जैसे यहाँ लखनऊ में कहाँ रहते हैं? वो यहाँ ऐसी वैसी मंजूरी करते रहे तो रोड पर जानो रहते हैं। वो कहाँ है? तो रोड पे आपको रुकने नहीं दिया जा रहा है? नहीं साहब नहीं रुकने दिया जा रहा है। ठीक, आपका क्या नाम है? आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो यहाँ क्या मतलब आप लोग रोड पे ही सोते हैं भैया या कहीं घर वर में रहते थे? नहीं, कंपनी में रहते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उसी में। तो जैसे आप तो यंग आदमी हैं, मोदी जी की बात भी आपने सुनी होगी, वो तो कह रहे हैं कि 20-21 दिन अगर यहीं रुक जाइए तो उसके बाद फिर आप लोग वापस कर सकते हैं। तो गाँव क्यों जा रहे हैं जब साधन नहीं? वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे हैं ना कंपनी में। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि कॉलोनी खाली करो। अच्छा। और वायरस का बहुत प्रकोप चल रहा है। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ड्रीम जिम कंपनी। ये कहाँ है? ये उन्नाव के पास पड़ती है। अच्छा, उन्नाव के पास। तो आप उन्नाव से पैदल आए हैं? जी। उन्नाव से लखनऊ पैदल आए हैं? लखनऊ तक। हाँ। और लखनऊ से बाराबंकी जाइएगा? 70-80 किलोमीटर। जी। कब चले थे उन्नाव से? कल शाम को चले थे 8 बजे। कल शाम को पैदल चले थे? जी। अच्छा, ये बताइए कि आगे की उम्मीद आप क्या रखते हैं? मतलब दिहाड़ी अगर नहीं रहेगी तो आगे कैसे आप लोग काम चलाइएगा? तो अब घर में रहेंगे जो है, बस उसी में काम चलेगा। हाँ। और क्या, जो सरकार से मिले हाँ। उसमें। और क्या क्या सुना है आपने, सरकार क्या देगी? अब सरकार तो सुना 1-1 हज़ार रुपये भी दे रही है सर। आप रजिस्टर्ड हैं कहीं उसके लिए? नहीं। आपके घर में कितने लोग हैं? घर में 3 लोग हैं, 4 लोग। 3 लोग 4। तो आगे की कुछ उम्मीद है आपको कि 21 दिन आप लोग झेल पाइएगा? मोदी जी ने कहा है सबको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। तो जो मोदी जी करेंगे वही होगा। अगर व्यवस्था करते हैं आगे की तब तो उन्हीं के ऊपर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब प्रधानमंत्री यह नहीं कह सकते कि उन्नाव के इन मजदूरों को कांग्रेस ने निकाला या दिल्ली सरकार ने निकाला। कई जगहों पर मकान मालिकों ने निकाला, कंपनी वालों ने निकाल दिया। 21 दिनों की तालाबंदी सामान्य बात तो नहीं थी। इस तालाबंदी ने भारत की गरीबी को भी उजागर कर दिया था। हर दिन कमाने खाने वाले इन मजदूरों के सामने भूखमरी का संकट इसलिए पैदा हो गया क्योंकि इनमें से लाखों मजदूर काम से लौटने के बाद ढाबे पर खाना खाते थे। ढाबे बंद हो गए, घर में राशन जमा करने और इतना राशन खरीदने का पैसा नहीं था। यही कारण था कि उनके सामने अंधेरा छा गया। 25 मार्च को पैदल भागते भागते दिल्ली के मजदूरों से जब हमारे सहयोगियों ने बात करनी शुरू की तो किसी ने नहीं कहा कि केजरीवाल के लोग माइक लगाकर झुग्गियों में अनाउंस कर रहे थे कि दिल्ली खाली कर दीजिए। प्रधानमंत्री को इस बारे में ठोस साक्ष्य रखने चाहिए। अभी तक बीजेपी ने भी कोई वीडियो सार्वजनिक नहीं किया है कि माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि दिल्ली छोड़कर चले जाइए। 25 मार्च 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 30 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा जो जहां है वहीं रुक जाए। उससे पहले सोनिया गांधी का भी यही बयान था और सरकार को सुझाव था कि मजदूरों के खाते में पैसे दिए जाएं, रहने खाने का इंतजाम किया जाए। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं, उन सबसे हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का लॉकडाउन ऐलान किया था, उन्होंने एक लाइन कही थी, जो जहां है वो वहीं रहे। और उन्होंने इस लाइन को कई बार रिपीट किया है। मेरे हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन का ये मंत्र है, जो जहां है वो वहीं रहे। अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे कि जो जहां है वो वहीं रहे, तो ये लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। हम कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, पूरा देश फेल हो जाएगा। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें, जिससे गांव में ही
रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी हो। विपक्ष आलोचना कर रहा था, राजनीति भी कर रहा था, लेकिन सरकार को सुझाव भी दे रहा था और सरकार के फैसले का समर्थन भी कर रहा था। प्रधानमंत्री विपक्ष से शिकायत करते हैं कि उनके काम की सराहना नहीं की गई, लेकिन खुद उन्होंने विपक्ष के किस काम की सराहना की? उस नेता की ही कर देते जिससे उनकी पार्टी के लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रहे थे दिल्ली में। भारत पहली लहर में बच गया, लेकिन पहली लहर की तालाबंदी इसलिए हुई कि हेल्थ सिस्टम को ठीक किया जाए, मगर जुलाई 20 के बाद इसमें भी ढीलापन आने लगा। डॉक्टर अपने वेतन और प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर हड़ताल करने लगे। उन्हें कोरोना योद्धा के टाइटल से सजाया गया था, उसका भूत उतरने लगा। जब दूसरी लहर आई तब भारत का हेल्थ सिस्टम लापता नजर आया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और लोग मर गए। याद कीजिए कि पहली लहर के दौरान इटली, ब्रिटेन, अमेरिका के हेल्थ सिस्टम की हालत पर कितनी खतरनाक रिपोर्टिंग हो रही थी, कितने कड़े सवाल हो रहे थे, वहां की सरकारों की आलोचना हो रही थी। क्या वहां का प्रेस अमेरिका और इटली को बदनाम करने के लिए ऐसी खबरें लिख रहा था? प्रधानमंत्री कभी इन नाकामियों की बात नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के इंतजाम को लेकर किस तरह हाहाकार मचा, इसकी बात नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ रही थी और पूछना पड़ रहा था कि इसके इंतजाम में इतनी कमियां क्यों हैं। सवाल उठने लगे कि कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ सिस्टम में आपने क्या ठीक किया, क्या पुख्ता इंतजाम किया? तो बार बार प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना और गरीबों को नगद पैसे दिए जाने पर आ जाते हैं। दुनिया के अनेक देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ, और आपको पता होगा 100 साल पहले जो आपदा आई थी, उसके जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि बीमारी से मरने वालों की जैसी तादाद है, वैसी भूख से मरने वालों की भी बड़ी तादाद है। उस समय के 100 साल पहले की रिपोर्ट में है। इस देश ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया और आज भी करा रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया के देशों ने इससे ज्यादा और इससे बेहतर आर्थिक पैकेज नहीं दिए? क्या प्रधानमंत्री उन देशों के आर्थिक कदमों की बात करना चाहेंगे, तारीफ करना चाहेंगे? उस हिसाब से आप देखेंगे कि मुफ्त अनाज पर भारत सरकार ने जितना खर्च किया और नौकरी जाने पर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने जितने पैसे दिए अपने अपने देश में, आप किसी भी देश से इस पैसे की तुलना नहीं कर सकते हैं। कनाडा ने इकोनॉमिक रिस्पांस प्लान बनाया। कनाडा के वर्कर और बिजनेस को 27 अरब डॉलर का सपोर्ट दिया गया। भारतीय रुपए में यह काफी पैसा होता है। कनाडा में हर हफ्ते नागरिकों के हाथ में $200-250 दिए गए। चेक गणराज्य में जिनका कारोबार बंद हुआ, उनके मासिक किराए का आधा पैसा तक दिया गया। अमेरिका में जो नौकरी में था और जिनकी चली गई, दोनों को हर सप्ताह $600 दिया गया। बाइडेन ने इसे बढ़ाकर $1400 कर दिया। जर्मनी में नौकरियों को बचाने के लिए कंपनियों और रेस्तरां ओनर को सब्सिडी दी गई, वहां नौकरी नहीं गई। जर्मनी में बेरोजगारों को बीमा भी दिया गया। ब्रिटेन में ऐलान हुआ कि जितने भी वर्कर हैं उनकी सैलरी का 80% सरकार देगी। हर महीने 2500 पाउंड दिया जाएगा। स्पेन में कंपनी और वर्कर को बचाने के लिए 200 अरब यूरो का पैकेज दिया गया। भारत में एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है कि हमने मुफ्त अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया। गरीबों के खाते में 500 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए। मिडिल क्लास बेरोजगारों को क्या दिया? जिनकी नौकरी गई क्या दिया? 24 मार्च को तालाबंदी का ऐलान होता है 21 दिनों के लिए, लेकिन 23 मार्च को ही रेलगाड़ियां बंद कर दी जाती हैं। मजदूरों के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और जब रेलगाड़ी बंद हो जाती है तब कांग्रेस कहां से टिकट कटाकर मजदूरों को दे रही थी? फिर सरकार क्या कर रही थी? कितने टिकट कांग्रेस ने कटवा लिए? क्या सरकार बता सकती है? सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया।
महा अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र से यूपी बिहार मजदूरों को भगा दिया गया। ऐसी बात अब राज ठाकरे भी नहीं करते हैं। जब रेल सेवा बंद थी तब कांग्रेस के लोग टिकट कहां से कटा रहे थे, प्रधानमंत्री ने साफ नहीं किया। 9 मई 2020 को देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट है कि रेल चलाने के लिए वे रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर रहे हैं। यानी बीजेपी भी रेल बंद करने से परेशान थी। बांद्रा स्टेशन पर जब लोग जमा हुए तब कौन सी ट्रेन चल रही थी जो कांग्रेस के लोगों ने मजदूरों के लिए टिकट कटा ली? यह किस दिन की बात है? प्रधानमंत्री को साफ करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो बात नहीं बताई वह यह है कि जब मजदूरों के पलायन की समस्या विकराल हो गई तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी बयान दे रहे थे कि केंद्र सरकार रेल चलाकर इन मजदूरों के लौटने का इंतजाम करे। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री ने कोटा बस भेजा तब नीतीश कुमार ने बयान दिया कि यह गलत है। फिर तालाबंदी का क्या मतलब है? महाराष्ट्र की सरकार तो इन मजदूरों से रुकने की अपील कर रही थी, लेकिन जब लगा कि मजदूर जाना ही चाहते हैं तब केंद्र से अपील करने लगी कि इनके जाने का इंतजाम किया जाए। उद्धव ठाकरे लगातार मराठी और हिंदी में अपील कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी कि ट्रेन चलने वाली है, इस तरह की बात ना फैलाएं। उस दौरान महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान ने 13 अप्रैल 2020 का दक्षिण रेलवे का एक पत्र पढ़ा जिसमें कहा गया कि मजदूरों को ले जाने के लिए जनसाधारण एक्सप्रेस चलने वाली है। यह खबर हिंदू अखबार में भी छपी है। क्या ऐसा हुआ था? साफ करना चाहिए। 30 अप्रैल को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है कि केंद्र रेलगाड़ी चलाए, मजदूरों को घर आने दे। 15 मई को बीजेपी का ही ट्वीट है कि कांग्रेस और ममता की सरकार श्रमिक स्पेशल नहीं चलने दे रही है। प्रधानमंत्री को अपनी बात साफ करनी चाहिए। अगर वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट देकर मजदूरों को पलायन के लिए उकसाया, तो बीजेपी के नेता रेल चलाने की मांग कर क्या कर रहे थे? वो क्यों ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप मढ़ दिया, लेकिन पीयूष गोयल जो तत्कालीन रेल मंत्री थे, उनका जवाब है राज्यसभा में कि मजदूरों की जरूरत को देखते हुए मिशन मोड में श्रमिक स्पेशल चलाए जा रहे हैं। 30 मई को अमित शाह का ट्वीट है जिसमें वे ट्रेन चलाने का श्रेय ले रहे हैं और राज्यों के सहयोग का भी धन्यवाद कर रहे हैं। रेल कांग्रेस के पास नहीं थी। अगर यह पाप है या था तो प्रधानमंत्री को ठीक से रेलवे की भूमिका पर बात करनी चाहिए। और अकेले बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 1500 से ज्यादा ट्रेनें चलाकर 21 लाख से ज्यादा हमारे प्रवासी भाइयों को बिहार भेजने का काम किया। हम जानते थे कि संकट में उनको तकलीफ है, लेकिन हर कदम पे, उनकी हर मुश्किल पे हम लोग साथ लगे। ये सब जो मुद्दे हमने और दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोगों ने जो उठाए थे, उन मुद्दों का रिप्लाई हम चाहते थे। ये नहीं कि कांग्रेस कब पैदा हो गई, कांग्रेस को कैसा खत्म करना चाहिए और गांधी परिवार, गांधी फैमिली, उसका मुद्दा यहाँ है। अरे यहाँ तो राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर चर्चा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर चर्चा नहीं। नोटबंदी के समय तालाबंदी करने का अनुभव देश ने देख लिया था। इसके बाद भी तालाबंदी का ऐलान नोटबंदी की तरह किया गया। किसी को पता नहीं किस एक्सपर्ट से, किस बैठक में, किसके सामने, किस तरह से विचार विमर्श के बाद इसका फैसला लिया गया। किसी सवाल की जवाबदेही नहीं है, ना जवाब है। इन 2 सालों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इतना शानदार काम किया कि प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री और एक स्वास्थ्य राज्य मंत्री बदल देने पड़े, बल्कि मंत्रिमंडल से ही हटा दिया गया। प्रधानमंत्री ने देश को शानदार मौका दिया है कि कोरोना के समय क्या क्या हुआ उसे आप याद करते रहें, भूल ना जाएं। हमने वही किया है। आप ब्रेक ले लीजिए। मुंबई के आरे जंगल में एक बार फिर पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा सामने आ गया है। आदिवासियों के घरों को बस्ती बताकर एसआरए यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की ओर से इन घरों का सर्वे किया जा रहा है। आदिवासियों का कहना है कि सर्वे के जरिए इन्हें अपने ही घरों से हटाने की कोशिश हो रही है। आरे जंगल के केल्टीपाड़ा में रहने वाले आदिवासी इसी तरह गाकर
प्रशासन की ओर से किए जा रहे घरों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं। कई घरों के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें लिखा है कि मैं घर की बात कर रहा हूं। ये घर आदिवासी गांव में है, शहर की किसी बस्ती में नहीं। स्थानीय आदिवासी समुदाय नहीं चाहता कि जंगल के बीच उनके घरों से हटाकर उन्हें किसी बिल्डिंग में बसा दिया जाए। वो कहते हैं कि जंगलों से उनका पुराना नाता है, यही उनके घर, खेत और जमीन है। ऐसी ही एक आदिवासी शांता बागे का परिवार कई पीढ़ियों से आरे के जंगल में रह रहा है। हम बिल्डिंग में जाकर क्या करेंगे, क्या कमाएंगे? ये हमारी पीढ़ियों की जमीन है, यहाँ हमारे लोग मरे हैं, मेरा जन्म हुआ है, इस जगह को हम कैसे छोड़ दें? आदिवासियों की ओर से किए जा रहे विरोध की एक वजह ये भी है कि उन्होंने मेट्रो कारशेड के समय दूसरी जगह बसाए गए आदिवासियों की परेशानी को देखा है। 5 साल पहले लक्ष्मी गायकवाड़ को सरकार ने आरे जंगल से हटाकर एक इमारत में घर दिया, लेकिन इनकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ गई। कई सालों से वे अपने घर का मेंटेनेंस शुल्क भी नहीं भर पाई हैं। पहले जंगल में खेती कर घर चलता था, अब इनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। 75 झाड़ था मेरा, आम का, फरनस का और पेरू का, जामुन का सब झाड़ था। नारियल का 15 झाड़ था मेरा। और कभी नारियल भी किसको गिरा के इधर मालपे डोंगर में आके बेचती थी, 20-20 रुपए में देती थी मैं। हाँ, नारियल निकाल के लाती थी। आलू का पत्ता लाती थी, केले के पत्ता लाती थी, सब बेचता था। 200-250 रुपये मेरे को मिलता था, कैसा भी मेरा गुजारा हो जाता था। अभी इधर क्या करेगा, इधर तो 10 रुपए का काम नहीं मिलता है। आरे के आदिवासियों का आरोप है कि सरकार को शहर के बीचों बीच आरे के जंगल की उनकी जमीन किसी भी तरह हथियानी है और इसी मंशा से ये सर्वे किया जा रहा है। आदिवासी प्रकाश भोइल का आरोप है कि पुनर्वास के लिए हो रहे सर्वे की जानकारी मिलने पर कई ऐसे भी लोग निकले जिन्होंने रातों रात अतिक्रमण कर यहाँ घर बना दिए ताकि मुआवजे के तौर पर उन्हें भी कहीं घर मिल सके। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारा जो आदिवासी का जो ये है उसको नष्ट करने को देख रहे हैं ये लोग। क्या मतलब आदिवासी मतलब मुंबई में है ही नहीं। हाँ, उसके हिसाब से ये लोग मतलब झोपड़पट्टी के हिसाब से मतलब हमारा सर्वे करने को चाह रहे हैं। अभी भी ये लोगों ने गांव में नोटिस लगाई हमारे, उस नोटिस में लिखा कि केल्टीपाड़ा, दामूपाड़ा और चापेचापाड़ा झोपड़पट्टी, और एक बार नहीं 17 बार लिखा है। हमारा कहना यही है, हमारी झोपड़पट्टी नहीं है, हमारा गाँवठान है, हमारा पाड़ा है। और एसआरए का रूल ये बोलता है कि अगर गाँवठान या पाड़ा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एसआरए नहीं लग सकता। उधर महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है और सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे आदिवासियों को परेशानी हो। अगर वो आदिवासी है और सालों साल से वहाँ रह रहे हैं तो मैं उनको वहाँ से निकालने नहीं दूंगा। एक मिनिस्टर होने के नाते जंगल में रहना जिनका हक है, जो हजारों साल जंगल में रहे हैं, उनको तुम किसी वजह से उस जंगल के बाहर नहीं निकाल सकते। आर्य बचाओ आंदोलन से लगातार जुड़े रहे लोगों का भी मानना है कि सरकार की ओर से पुनर्वास के लिए किया जा रहा सर्वे आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ है। 2020 में आर्य के सीईओ ने, जो आर्य डेयरी के सीईओ है, उन्होंने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था किसी ट्री फिलिंग केस में, और उन्होंने खुद बताया उसमें कि जो आर्य मिल कॉलोनी है और डेयरी यूनिट है उसके पहले से यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये प्रमाण करता है कि 1949 में अगर आर्य मिल कॉलोनी बनाया गया था और उसके पहले से आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी बहुत जेनरेशन से यहाँ पे रहते हैं, और उनको झोपड़पट्टी पुनर्वसन के बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता है। ये लोग आदिवासी है, इनका अधिकार अलग है। आरे के इन जंगलों में गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, या फिर जिस तरह से अभी आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, ये मराठी गीत है जिसमें ये वाघ देवा से विनती कर रहे हैं कि वो इन जंगलों में आएँ, इनकी पेड़ों को बचाएं और इन्हें बचाएं। इस तरह के गाने यहाँ पर आप लगातार सुनेंगे क्योंकि जो संघर्ष है इनका लगातार प्रशासन के खिलाफ जारी है। पहले आर्य मेट्रो कारशेड का मामला हो या फिर अब एसआरए के खिलाफ इनकी संघर्ष हो, लड़ाई में आदिवासी बनाम प्रशासन आप लगातार देखेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।